और अन्य के खाते में 47 सीटें। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। और इसके बाद अभी तक आपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के हिस्से में जितनी सीटें जा सकती हैं उनका भी आपने ब्रेकअप देखा है। उसको एक बार फिर से हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस बीजेपी जो 371 सीटें कुल एनडीए के हैं, उसमें से 317 सीटें बीजेपी के हिस्से में हैं। 123 जो 125 सीटें जो कुल आती हैं इंडिया अलायंस के हिस्से में, उनमें से 57 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और 47 जो अन्य के खाते में सीटें जा रही हैं। आपको ये दिख रहा है, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों ने लगभग 2.5 महीने के दरमियान ये जो चुनाव चला है उसमें जो वोट किया है, उस वोट के बाद यह एग्जिट पोल है और यह कई तरह के सवाल पैदा करता है। मसलन दक्षिण भारत में क्या बीजेपी ने अपनी जो कोशिशें थी उसके ज़रिए कामयाबी हासिल की? क्या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों से बीजेपी को वो उम्मीद पूरी होती हुई दिख रही है जिसकी उम्मीद उसने बांध रखी थी? बिहार में नीतीश कुमार को साथ लेने से क्या उसको फ़ायदा हुआ है? या फिर महाराष्ट्र में उसने जो अघाड़ी सरकार थी उसको तोड़ करके शिवसेना और एनसीपी दोनों को अपने साथ, दोनों के धड़ों को अपने साथ जोड़ा है, उससे जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हो सकता था उसकी भरपाई या उसको कम करने की कोशिश बीजेपी ने जो की है उसमें कितना कामयाब रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं और यह जो आंकड़ा है बताता है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 आम चुनाव जीत करके सत्ता में आएंगे। 371 सीटें ये एग्जिट पोल कहता है। हमारे सहयोगी मनोज मनु मेरे साथ हैं और मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। मयंक, हाँ, मेरे पीसीआर से कहा जा रहा है कि पहले मैं आपको ब्रेकअप बता दूं, उसके बाद में मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं। मयंक, जो डी डायनेमिक्स पोल लगातार करते रहे हैं, एक बड़ा सर्वे किया है मयंक ने और ग्राउंड से जो हमने सर्वे किया है एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन का होता है और वो फिर आकर के इस तरह के एक नतीजों में तब्दील होता है जिसको आप एग्जिट पोल कहते हैं। यह जो बारी बारी से अभी तक, मनोज, मैं चाहूंगा कि जो बिल्कुल बड़ा समीकरण निकल कर यह आ रहा है क्योंकि जो हमारा एग्जिट पोल है जो मैग ने किया है, मैग की कंपनी ने किया है, उसके संकेत क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। दक्षिण, जी हां, साउथ की 130 सीटों में एनडीए को 53 सीटों का अनुमान है। दक्षिण की 130 सीटों में इंडिया गठबंधन को 58 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है और दक्षिण की 130 सीटों में अन्य को 19 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। न्यूज इंडिया और डी डायनेमिक्स का जो सटीक एग्जिट पोल है वो समीकरण मैंने आपको बताया और ये एक तस्वीर जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उन राज्यों की चर्चा करते हैं, लेकिन देश को इंतजार है कि आखिर उत्तर प्रदेश क्या कहता है। दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण 130 सीटें यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। दक्षिण की 130 सीटें जिसमें एनडीए गठबंधन को 53 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के भी समीकरण निकलते आते हैं, लेकिन पूर्वी भारत क्या कहता है जिसमें बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, इसकी 118 सीटें हैं और 118 सीटों में एनडीए गठबंधन को 80 सीटों का अनुमान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पूर्वी भारत की 118 सीटों में 118 सीटों में इंडिया गठबंधन को 9 सीटों का अनुमान, पूर्वी भारत की 118 सीटों में अन्य को 29 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का यह सटीक एग्जिट पोल विश्लेषण, हमने तमाम दक्षिण के राज्यों का विश्लेषण किया, हमने पूर्वी भारत का विश्लेषण किया, लेकिन सबसे ज्यादा अब हम विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसका इंतजार देश को है, लोगों का इंतजार है, वो उत्तर प्रदेश है। भारत की 165 सीटों का अनुमान, एनडीए को 137 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर मध्य की 165 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 26 सीटों का अनुमान है। उत्तर मध्य की 165 सीटों में से अन्य को 2 सीटों का अनुमान है। यह इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का एग्जिट पोल है और हम आधे घंटे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की चर्चा करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को पहले से ज्यादा तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जितनी है करीब करीब वो सभी सीटें मिली है। और उसकी शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश क्या कहता है यशवंत? उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जो है, देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटों का राज्य है और कहा जाता है कि लखनऊ से ही रास्ता दिल्ली तक आता है। 65 सीटें बीजेपी अलाइज के हिस्से में जा सकती हैं, बीजेपी के हिस्से में। आरएलडी जो उसकी सहयोगी पार्टी है 2 सीटें, अपना दल के पास 2 सीटें। अगर आप इस तरह देखें तो 69 सीटें बीजेपी अलायंस यानी एनडीए को, 10 समाजवादी पार्टी के हिस्से में और कांग्रेस के हिस्से में 1, यानी कि जो इंडिया है उसके हिस्से में 11 सीटें, 69 सीटें
एनडीए के पास हैं। अगर पिछली बार के चुनाव के लिहाज से आप देखें तो 66 सीटों से 69 सीटों पर एनडीए पहुंच रहा है, तो यहाँ 3 सीटों का फायदा एनडीए को हो रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। अब मैं अपने मेहमानों को जोड़ता हूँ। रास बिहारी जी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अरविंद मोहन जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, आलोक मेहता जी हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, कनिका हमारे साथ हैं और विलाल हमारे साथ हैं। अरविंद जी, अच्छा, दीप पंकज जी भी हैं, पंकज वोरा, आप हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। अरविंद जी, ये आंकड़ा आपको पसंद तो नहीं आया होगा? नहीं, पसंद आना ना आना, आंकड़े से कोई लड़ाई नहीं हो सकती। आंकड़े आंकड़े हैं और वो एक साइंटिफिक तरीके से उठाने की कोशिश की गई। क्योंकि आपकी निजी राय थोड़ी अलग रही है, मैं बार बार बात करता रहा हूँ। मेरी गिनती लगातार अलग इसलिए रही है कि कास्ट का डिस्कोर्स उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और कम्युनल डिस्कोर्स उस कंपैरिजन में नीचे आना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये हुई है कि राम मंदिर के नाम पे जो बीजेपी का कंसोलिडेशन हुआ है वो मुख्य रूप से अगड़ी जातियों का है। तो अगर अगड़ी जातियाँ कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पक्ष में आ रही हैं तो काउंटर पोलराइजेशन में पिछड़ी जातियों को, दूसरी तरफ दलित और एक और बड़ी वजह है जो शायद इसमें दूसरी तरफ गया है, वो ये है कि बीएसपी बड़ी तेजी से अरविंद जी, एक मिनट के आपको रोकना चाहता हूँ। बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजस्वी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। ये डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज़ का एग्जिट पोल है और ये एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए अगर ये आंकड़ा नतीजों में तब्दील करता है तो 371 सीटों के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता में आ सकता है लगातार। इसके पहले भी एनडीए रहा है सत्ता में और 317 सीटें जो हैं वो बीजेपी इन 371 में से जीत सकती है। इस आंकड़े को लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया? सर, जनता बोल चुकी है और 4 तारीख को और स्पष्टता से अधिकृत नतीजे जब आएंगे, पूरे देश बहुत उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस रिजल्ट के परिणाम से निकल कर आ रहा है। एक, देश की जनता विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव को बहुत डिफरेंट करके वोट किए हैं। कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, जहां कांग्रेस 1 साल पहले सत्ता में आए थे, उन राज्यों में भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी की ओर हो रहे हैं नेशनल इलेक्शंस में। ये जनता के स्पष्टता है स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस के फर्क में। दूसरा, 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े जीत हासिल कर रहे हैं। विश्व के स्तर पे ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं है। इतना बड़ा लोकतंत्र, इतने विविधता से बड़े लोकतंत्र और तीसरी बार उतना ही बहुमत से वापस चुनकर आना, ये विश्व के एग्जाम्पल में, विश्व के स्तर पे दूसरा उदाहरण, एक एग्जाम्पल नहीं है। सो नरेंद्र मोदी जी इज टुडे एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ global icon for democracy and once in a multi generation leader. So ये विश्व के स्तर पे भारत का और नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा जीत इस चुनाव के रूप में हो रहा है। तीसरा, 10 साल सत्ता में रहने के बाद प्रो इनकम्बेंसी के साथ यदि एक सरकार वापस चुन के आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के डिलीवरी, जो गरीब कल्याण का काम हो गया, जो सिक्योरिटी का काम हो गया, जो अपने विरासत को और ताकत देने का काम हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का समर्थन जितना जनता के बीच जा चुके हैं, इन तीनों के बारे में एक बहुत बड़ा एक जीत है। सो आई थिंक दीज आर द 3 पॉइंट्स। मैं तेजस्वी, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। दक्षिण भारत के जो एग्जिट पोल हैं या आंकड़े हैं वो इस बात का इशारा करते हैं कि बीजेपी ने जो मेहनत की दक्षिण भारत में उसका नतीजा है, या फिर जो अलायंस आपने आंध्र प्रदेश में किया है। अब जैसे हमारा जो आंकड़ा है अलायंस का, वो कहता है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के हिस्से में 13 सीटें जा सकती हैं, जेएसपी के पास 2 और बीजेपी के पास 3। इस तरीके से देखें तो 18 सीटें आंध्र प्रदेश की, जो आपके पास 0 है, तो वहाँ से सीधे 18 सीटें आपके पास आ रही हैं। तेलंगाना में चूंकि बीआरएस का कद अचानक घटा है तो 7 सीटें बीजेपी, जो 4 सीटें पहले थी वहाँ 7 सीटें हो रही हैं। तो यह
आस पड़ोस के 2 राज्य जो पहले एक हुआ करते थे, इनसे आप 18 और 3 21 सीटों का फायदा आप उठा रहे हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना के भीतर ही। और दूसरा तमिलनाडु, जहां से 2 सीटें आने का अनुमान है, और केरल से भी 2 सीटें, तो 4 सीटें वो। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो 18 3 21 और 4 25 सीटें साउथ इंडिया की ये स्टेट आपको प्लस दे रहे हैं, ये फायदे में है। तो ये नरेंद्र मोदी ने जो साल की शुरुआत से बहुत लंबे साल 1.5 साल से लगातार जो कोशिश की, चाहे वो संगोल का मामला ला के पार्लियामेंट में रखना हो या फिर काशी तमिल संगमम की शुरुआत करनी हो, आप उसका ही ये नतीजा देखते हैं क्या? सर देखिए, कई दशकों से ऐसा एक नैरेटिव था कि भारतीय जनता पार्टी एक उत्तर भारत का सीमित पार्टी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी भारत के हर भारतीयों का, वो दक्षिण भारत से हो, ईशान्य भारत से हो, हर भारतीयों का आकांक्षाओं का रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में हो रहा था। और नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप में पिछले 5 साल में, 10 साल में जितना एफर्ट दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को स्प्रेड करने में किया है, वो अभूतपूर्व है। और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास जब आप देखते हैं, वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, देश के किसी हिस्सा हो, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक जमीन आसानी से कभी नहीं मिला है। हम लड़ के लिए हैं, हम संघर्ष करके लिए हैं, मेहनत से लिए हैं। सो आज भी तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी प्रांतों में, सभी प्रदेशों में दशकों से अपने कार्यकर्ता जुटे हैं, काम कर रहे हैं। जब लेकिन हम तेजस्वी साहब, एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि एग्जिट पोल जो निकल कर आया है, जितने भी एग्जिट पोल निकल कर आया है, वहां पर कर्नाटक में आपकी सीटें कम हो रही हैं। इसका आप कारण क्या मानते हैं? क्या आपकी पिछली सरकार, जिस पर कई सारे आरोप लगे, उसे जिम्मेदार मानते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपका संगठन कमजोर रहा, उसे जिम्मेदार मानते हैं, या वर्तमान की कांग्रेस सरकार है और सरकार अगर होती है तो उसका असर होता है, उसे जिम्मेदार मानते हैं? सर, मैं उस तरीके से नहीं देखना चाहता हूं। मैं 1 साल पहले की कंपैरिजन में आज की स्थिति को मैं तुलना करना चाहता हूं। 1 साल पहले कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अग्नि परीक्षा थे। कर्नाटका में हम चुनाव बहुत बड़ी मात्रा में हार गए थे, पर 1 साल के अंदर अंदर मोदी जी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस आपके एग्जिट पोल के आधार पर भी बहुत बढ़िया है। तो हम जहां थे उस कंपैरिजन में हम आप तुलना किए तो अपना परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो चुका है। और कर्नाटका के मतदाता 2 चीज को बहुत स्पष्ट रूप से वो उत्तर दिया है। एक, राष्ट्रीय चुनाव में, मोदी जी के चुनाव में हम अलग तरीके से वोट डालेंगे और हम विधानसभा चुनाव में अलग तरीके से वोट दे देंगे। ये स्पष्टता जनता के मन में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों में नहीं दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें उतनी सीटें आ रही हैं तेजस्वी साहब। सर, वहां हम ऑलरेडी सत्ता में हैं। मैं वही बोल रहा हूं आपको। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के 1 साल के अंदर अंदर ही इतना एंटी इनकमेंसी कर्नाटका में हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल पर आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया हम करेंगे तेजस्वी साहब आपका। आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं दूसरे राज्यों पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों बुनियादी बड़े राज्य हैं। पंकज जी, अरविंद जी चूंकि बीच में रोक दिया था, अरविंद जी की तरफ आता हूं। ये बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि जो 2014 के नतीजे थे बीजेपी की खातिर एनडीए के लिए 73 सीटों का, उससे आगे निकल जाएगी। वो ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल्स दिखा रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि नतीजे वाले दिन जून 4 को भी वही आंकड़े जो है रहें, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं और ख़ास करके वेस्टर्न यूपी से और इवन सेंट्रल यूपी एंड ईस्टर्न यूपी से, वो बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रही। और जो है ऊपर से आरएसएस की नॉन पार्टिसिपेशन, आरएसएस का ना काम करना, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए जो ये आंकड़े हैं, और अगर ऐसे ये आंकड़े अगर होल्ड बैक करते हैं और ये जून 4 को भी यही आंकड़े रहते हैं, तो मुझे बहुत ताजुब होगा। ये बड़ा संकेत। आलोक जी। राणा जी, मैं तो थोड़ा पंकज जी से असहमत हूँ। हमारे बहुत पुराने साथी हैं। अरविंद जी से तो आपने देखा कई बार बहस करता रहा हूँ। मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ, पंकज जी भी रिपोर्टर हैं।
आज भी यदि रिपोर्टर देखिए, यदि हम यहाँ बैठे हुए सोचे संपादक के नाते, जो खाली एक अपने बंद कमरे में बैठ के सोचते हैं, राणा जी आप खुद भी होके आए हैं बिहार, इसलिए मेरा ऐसा मानना है जो विकास के काम हुए और जो राम मंदिर वाला मामला है, इन दोनों ने जितना बड़ा फायदा, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने में योगी आदित्यनाथ जी का जो योगदान है या उनके पूरे सिस्टम का, वो मतलब जनता में जो पुराने जो सब थे उन्होंने कुछ उस नाम पर वोट दिया, किसी ने, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर इसलिए वोट दिया। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि 10 ये बहुत, फिर भी समाजवादी बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके जो बहुत क्लोजेस्ट थे अखिलेश जी के, मैं आज इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने 5 या 6 सीटें उम्मीद की थी, 10 मिल रही है तो कल सेलिब्रेट करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसी बाहर बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सही बात यह है कि ये सर्वे काफ़ी नज़दीक दिखाई देता है मुझे। जी जी, सीधे हम उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड की सीटों पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अपने एग्जिट पोल में, हमारे एग्जिट पोल में उत्तराखंड के समीकरण क्या कहते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, उत्तराखंड का समीकरण कहता है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, यानी कि जो पिछली बार यहां पर परिणाम निकल कर आया था 2019 में, वही परिणाम यहां पर दिखाई दे रहा है। 5 की 5 सीट उत्तराखंड में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद जी क्या कहें? और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर मिल भी जाए वहाँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना था, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ आने से नुकसान होता, तो वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस किस्म की नाराज़गी दिखाई दे रही थी पुराने एमपीओं से, वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। संभव है कि बीजेपी का मैनेजमेंट, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रहा है हर सीट के लिए, तो वो मैनेजमेंट उस तरह की नाराज़गी को संभालने में सफल हुआ हो। तो बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक काम किया, आरएलडी को उसने अपने पाले में खड़ा किया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, इसीलिए कि जाट मतदाता अगर थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है तो उसके साथ रहे। इसका फायदा हुआ, या बीजेपी अगर आरएलडी के साथ नहीं भी रहती तब भी कोई नुकसान नहीं होता? आरएलडी नहीं रहती बीजेपी के साथ तो कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को हमेशा से, शुरू से ही बीजेपी को ये पता था कि नुकसान उनका होगा। नुकसान ज़्यादा एक गठबंधन जो पहले 2019 में सपा और बसपा की थी, वो जो इस बार नहीं हो पाई, वो ज़्यादा नुकसान, अगर कंपेयर करें बीजेपी को आरएलडी का जितना फ़ायदा हो रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान एसपी को बीएसपी का उनके साथ ना होने का हो रहा है। जो हम लोग देखेंगे, जब डेटा पे जाएंगे तो तकरीबन 10 सीट्स हैं जो बीएसपी ने लास्ट टाइम जीता था, वो 10 सीट का फ़ायदा बहुत हद तक बीजेपी उठा रही है। वो जो सीट का नुकसान जो बीएसपी को हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो फायदा बीजेपी को हो रहा है। अरविंद चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हमारे संपादक हैं। अरविंद, मयंक का कहना यह है कि बीएसपी के अलग रहने से बीजेपी को फायदा हुआ है और आरएलडी को साथ लेने से बीजेपी को फायदा हुआ, फिर भी 2014 का आंकड़ा बीजेपी नहीं छुपा रही। राणा सर देखिए, मैं अरविंद जी आपको, अरविंद चतुर्वेदी हमारे जो, हाँ अरविंद चतुर्वेदी, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं तो ग्राउंड पे था, पश्चिम में भी था, मध्य में भी था, उत्तर में भी था और इधर पूर्वांचल में भी लास्ट चरण का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लोगों का जो विश्वास है नरेंद्र मोदी को लेके, वो विश्वास कायम है। आज मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की, उसने बड़ा स्पष्ट एक सामने बात आई कि वो जो है, भले पुरुष उनसे अलग हों, लेकिन महिलाओं ने मोदी को वोट किया है और महिलाएं बहुत बड़ी निर्णायक इस चुनाव में होंगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है, उसकी खुशी इस कारण से भी है कि वो मुसलमानों का वोट और यादवों का वोट इंटैक्ट कर पाए हैं। ये उनके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और वोटों को निकलवाने में भी कामयाब रहे हैं, ये भी उनके लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन वो जीत में तब्दील नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन लोगों का संगठन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं है। जैसे आज मैं बनारस में देख रहा था तो अजय राय चूंकि प्रदेश अध्यक्ष थे और इनका हर जगह पे बूथ लगा हुआ था, लोग नजर आ रहे थे और जो इनका कोर वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, वो सड़कों पे निकला और उन्होंने वोट किया। तो ये तो नजर आया। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि अमित शाह लगातार बनारस में उन्होंने डेरा डाला हुआ था, चाहे हम गाजीपुर की बात करें,
उन्होंने उन सभी नेताओं से बुलाकर बैठ के बातचीत की, जो वहाँ समस्याएं थी उसको सॉल्व किया। जौनपुर की बात करें, धनंजय सिंह बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने उसको मैनेज करने का काम किया। बलिया में उन्होंने नारद राय को पार्टी ज्वाइन कराया, राम इकबाल सिंह को पार्टी ज्वाइन कराया, और उसका फायदा उनको जो है बलिया में तो मिला ही, साथ में मऊ और गाजीपुर में भी मिला। तो ये कोई साधारण नहीं है। लगातार रहना और एक एक सीट पे काम करना, जिनकी नाराजगी थी उसको दूर करना, जो विरोधी थे उनको अपने साथ मिलाना। अखिलेश, अब आप सोचिए कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक सभा होती है बलिया में जिसमें नारद राय का मंच से नाम नहीं लिया जाता है, और वो बात इतनी तूल पकड़ लेती है कि वो जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी उसकी वजह से छोड़ दी। अखिलेश यादव बहुत आसानी से उनको एक फोन करके मना सकते हैं थे, लेकिन उन्होंने नहीं मनाया, और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। यही है पॉलिटिक्स, और ये भाजपा जानती है। रास बिहारी, एक सवाल आता है कि बीजेपी ने भी कैंडिडेट के सिलेक्शन में बहुत सारी लापरवाहियां बरती हैं। सांगठनिक ढांचा पार्टी का बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में अब पार्टी ने अपनी पकड़ ऐसी बना रखी है कि नतीजों को अपने हक में ले जाने में उसकी बहुत दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे पंकज जी कहते हैं कि अगर 69 सीटें आती हैं तो हैरत होगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे लग रहा है कि सीटें जो आप बता रहे हैं उससे ज़्यादा आएंगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पिछली बार कई सीटें बीएसपी और एसपी जीती थी, वहाँ इस बार झटका लगने वाला है, क्योंकि बीएसपी तो है नहीं, और एसपी तो मुरादाबाद जैसी और रामपुर जैसी सीट पर भी खतरे में है। तो पिछली बार जीत गई थी, उपचुनाव में रामपुर हार गई थी एसपी। तो मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से सपा भी साफ होगी, बसपा भी साफ होगी। हाँ, थोड़ा बहुत ये जरूर है कि जो मैनपुरी और इटावा वाला एरिया है, वहाँ जरूर कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी से एक आध सीटें से एसपी छीन सकती है, जहाँ पर वो थोड़ा यादव और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है वो एसपी को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि टोटल कुल मिला के एसपी जो 10 सीटें हम वो दिखा रहे हैं सर्वे में, मुझे नहीं लगता कि 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाएगी। ये एग्जिट पोल हमारा है, पूर्वानुमान कहते हैं। नतीजे जिस 4 तारीख जून को आएंगे, अपनी अपनी राय होती है, लेकिन ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है लोगों की राय जान करके एक नतीजे तक पहुंचने का। उत्तराखंड जहां बीजेपी फिर से 5 की 5 सीटें जीत सकती है, हमारा अनुमान यही कहता है। हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव वहां से जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कारण है कि बीजेपी 5 की 5 सीटें पिछली बार भी इस बार भी? 2009 में अगर देखा जाए तो 2009 में कांग्रेस पार्टी 5 सीटें पाई थी, लेकिन 2014 और 2019 ये दोनों बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटों को अपने पास रखा है। और जब से धामी सरकार बनी है, उस सरकार का भी यहाँ पे उसका भी प्रभाव दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने यूसीसी को किया है, जिस तरह से यहाँ पे चारों धामों को लेकर के जो भी यहाँ पे निर्माण कर रहे हों, चाहे आप ये कर सकते हैं कि मोदी के काम के साथ यहाँ पे इस स्टेट के काम को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इसलिए ये माना जा रहा है कि 2 कमजोर सीटें थी, लेकिन 5 की 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका में रहेगी और जीत के आसार उन 5 पे भारतीय जनता पार्टी के लगते हैं। सर, ये बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से नरेंद्र मोदी केदारनाथ को और उत्तराखंड को जोड़ते रहे हैं, प्रियंका गांधी के अलावा कोई भी बड़ा चेहरा इस बार कांग्रेस का दिखाई नहीं दिया उत्तराखंड में। इसका यह कारण है, और एक प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, सनातन के नाम पर हो, उत्तराखंड में उसका प्रभाव दिखाई दिया है। मयंक हमारे साथ मौजूद है। मयंक, इस बार साफ तौर पर जो एग्जिट पोल है वो बताता है कि बीएसपी को नुकसान हो रहा है, सपा को फायदा हो रहा है। और पिछली बार जो गठबंधन था उसमें जिस तरीके से यादव मतदाता या मुस्लिम मतदाता बीएसपी की तरफ चला गया था, और इस बार जो दलित मतदाता है वो बीएसपी से छिटक रहा है, वो अलग निकल रहा है। तो क्या जो एग्जिट पोल है जो दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा हो रहा है, बीएसपी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जहां थी करीब वहीं दिखाई दे रही है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको चेंज करूंगा कि जो आपने कहा दलित समाज है वो कहीं ना कहीं बीएसपी से छिटक रहा है, ये सही है, बट इसका फायदा पूर्णतः समाजवादी पार्टी ले रही है, ये गलत है। इसमें काफ़ी सारा हम लोगों ने जो अगर वोट शेयर अगर हम लोग बाद में देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि ये ज़्यादा वोट शेयर बीजेपी के पास जा रहा है दलित का, अगर हम लोग तुलना करें समाजवादी पार्टी से। नुकसान बीएसपी का हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन फायदा क्योंकि 4 से 5 सीट अगर कांग्रेस को दिखाई दे रही है तो क्या कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है?
नहीं, गठबंधन की तरफ? नहीं, कांग्रेस के इंटैक्ट हैं जितने भी वोट शेयर हैं, कांग्रेस को फायदा नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है समाजवादी पार्टी को और फायदा हो रहा है बीजेपी को। यही कारण है कि जब हम लोग वोट शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको दिखेगा वोट शेयर बीजेपी का पिछले बार से बढ़ा है। भले वो सीट में चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, बट वोट शेयर बीजेपी का उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखेगा। हालांकि वो सीट में हम लोगों को तब्दील होता हुआ नहीं दिखेगा। ये वोट शेयर बढ़ा इसीलिए है, ये बीएसपी का वोट शेयर इन पे ऐड हुआ है। और वही वोट शेयर की बात अगर हम लोग करें तो वोट शेयर समाजवादी पार्टी का भी बढ़ा है। पूर्वाभ्रम जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश,